सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में अशुद्ध शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करना, इसका अध्ययन करेंगे। भाषा का जो शुद्ध लेखन होता है वो उसके शुद्ध उच्चारण पर आधारित होता है, तो उस पर ही वो निर्भर करता है। तो भाषा के शुद्ध उच्चारण का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कई बार हम स्थानीय प्रभाव मतलब जहाँ हम रहते हैं उस स्थान पर कैसी भाषा का उपयोग किया जाता है, उसके कारण से हम बोलने में और लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं। लेकिन लिखते समय हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए, इसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसके बारे में ही हम आज अध्ययन करेंगे कि हम भाषा में क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या त्रुटियां करते हैं और उसे हमें शुद्ध कैसे करना है। इसमें जो है ये दिया है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार री और र हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इनका मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता। तो जो मानक वर्णमाला है उसमें री और र इनका स्थान नहीं है। तो इस तरह से री जो है ये संस्कृत में प्रयोग होता है और र भी संस्कृत में प्रयोग होता है ज़्यादा, तो इसलिए इसको हिंदी मानक वर्णमाला जो है उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उसमें हम पंचम अक्षर, जो हमारा वर्ग का 5वां अक्षर होता है, उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये गंगा है, गंगा ये मानक रूप है इसका और ये प्रचलित रूप है। चंचल, ये चंचल ऐसे लिखा जाता है। दंड ये ऊपर बिंदु लगा के लिखते हैं, संभव्यम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं इनको। इसके बाद ये है यदि शब्द में चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार के प्रयोग में अर्थ में अंतर आए तो इसका बड़ी सावधानी से हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे हंस में इसका मतलब होता है हंसना, और हंस ये एक पक्षी होता है। तो इन दोनों में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हंसने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है और हंस के लिए केवल बिंदु का प्रयोग करना है। जहाँ उच्चारण जो है ध्वनि स्वर का जो उच्चारण, ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे यह है चोंच और गेंद, तो इसमें जो है हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया, इसमें केवल हमने बिंदु का प्रयोग किया। संयुक्त व्यंजन जो है वो पाई हटाकर घड़ी को आधा कर हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह, यहाँ पर हम हलंत लगा के भी इसको बना सकते हैं, आधा करके और हलंत लगा के। मतलब इसकी जो हम बच्चा शब्द जो है इसमें च बीच में पूरा नहीं लगाया, हमने आधा लगाया, या हम पूरा च लगाएं और उसमें हलंत लगाएं, दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं हम। संयुक्त जो क्रियाएं पृथक लिखी जाती हैं, संयुक्त जो क्रियाएं होती हैं, जैसे खेल रहा, तो इसको हम इकट्ठा नहीं लिखते, इसको अलग अलग लिखते हैं। खेल रहा शब्द हम अलग करके लिखते हैं। और अव्यय जो होते हैं वो भी अलग लिखे जाते हैं, जैसे उनके साथ, वहाँ तक, ये सब अलग अलग लिखे जाते हैं। अब जो विभक्ति हम लगाते हैं, अपने संस्कृत में मैंने विभक्तियाँ भी आपको पढ़ाई हैं, तो विभक्ति जब लगाते हैं तो हम उनको लिखते समय अगर तो विभक्ति संज्ञा के साथ आ रही है तो हम विभक्ति का जो चिन्ह है उसको अलग करके लिखते हैं। लेकिन अगर विभक्ति सर्वनाम के साथ लग रही है तो वो हम उसमें मिला करके लिखते हैं। जैसे प्रीति को, गरिमा के लिए, और यह है मुझसे और जिसको, यहाँ पर से और को इसमें हमने मिला दिया, लेकिन यहाँ पर हमने को और के लिए मिलाया नहीं, अलग अलग लिखा। संज्ञा शब्द के साथ जुड़ने वाले श्री और जी, जैसे हम नाम से पहले श्री लगाते हैं या बाद में जी लगाते हैं, तो ये हम नाम से अलग लिखते हैं। इसके बाद है इसमें क ख ग घ फ,
इनमें नीचे बिंदु लगे हैं। ये अरबी और फारसी में की ध्वनियाँ हैं। तो इनका प्रयोग जो है हम अब बिंदु बिना लगाए करते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ अर्थ में अंतर आता है तो हम बिंदु लगा सकते हैं। जैसे राज और राज। राज मीन्स होता है शासन करना, राज मीन्स रहस्य। सजा, इसका मतलब है सजाना, और सजा दंड। ये ज है, ये ज है, तो इन दोनों में यही अंतर होता है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ शब्द होते हैं वो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे सर्दी, सर्दी, दोबारा या दोबारा, ये हम इससे मतलब एक जैसे कुछ भी लिख सकते हैं दोनों की जगह। इसके बाद है ये हिंदी के अंत को हलंत अब नहीं लगाया जाता। जैसे सन और सन, महान और महान, इसमें जो है हम हलंत अब नहीं लगाते, हलंत की आवश्यकता हमें अब नहीं होती। आगे इसमें ये क्रिया विशेषण आदि में य और व, इनकी जगह हम स्वरात्मक प्रयोग करते हैं। जैसे नई और नई, हुआ और हुआ, तो ये प्रयोग करेंगे हम। तो य और व की जगह स्वरात्मक प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ई लगा दिया, यहाँ पर आ लगाया, तो स्वर लगा दिए हमने क्रिया विशेषण में। इसके बाद है तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों का प्रयोग संयोग की स्थिति जो है, तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन को न लिखने की छूट है। मतलब कि जैसे ये तत्व है, इसमें दो ता लगे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये अर्ध शब्द है, तो इसको हम अर्ध ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है हम इसको ध्यान में रखेंगे कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो तीन व्यंजन अगर उसमें लग रहे हैं तो वो जो है हम उसको ये ऐसा ना लिख करके ये इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो अर्ध शब्द ये लिखा है, इसको भी हम अर्ध इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद है तत्सम शब्दों को तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर तत्सम शब्द जो है वो तद्भव में हम लिख रहे हैं तो उसमें विसर्ग नहीं लगता। जैसे ये शब्द है दुख और दुख, ये दुख जो है ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, तो हमने तद्भव बना दिया, तो इसमें दुख में बस विसर्ग हटा दिया हमने। और अंतिम है इसमें संयुक्त अक्षरों पर हलंत लगाकर मानक रूप में लिखना चाहिए। संयुक्त अक्षर जो है वो जैसे मिट्टी, ये मानक रूप इसका ये है। प्रचलित तो ये है, लेकिन मानक रूप इसका मानक हिंदी के अनुसार इस तरह से लिखते हैं, और प्रचलित हिंदी के अनुसार ये ऐसा लिखते हैं। तो ये मिट्टी, गट्ठर, चिट्ठी और गड्डी, तो ये जो है इसका ज़्यादा शुद्ध रूप है। तो इसमें जो है ये मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी आगे शब्द दिए हैं शुद्ध अशुद्ध, तो इनको आप एक बार पढ़ेंगे ध्यान से कि हमें इनको कैसे शुद्ध शब्द जो है वो कैसे लिखने हैं। तो ये मैंने आपको बताया आज कि शुद्ध शब्दों का जो शुद्ध रूप है वो कैसे लिखा जाता है। तो इससे जो है हमारी भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर भी बनती है और बिल्कुल शुद्ध भाषा का हमें ज्ञान भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो अगला कार्य है, जो वाक्य की अशुद्धियाँ, वो हम कल पढ़ेंगे।